अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पैसे और असले को बहादुरी और हौसले ने रिप्लेस कर दिया है और ये दुनिया पूरी ने देख लिया जब पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज नसीब हुआ। हमारे लिए तो ये चीज़ पैसों से बहुत बढ़ के है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैं मालूम ही नहीं था कि होने क्या जा रहा है। अचानक हमें तब थोड़ा सा इदराक हुआ जब एक वीडियो सामने आई और पता चला कि प्राइम मिनिस्टर का जो इस्तकबाल है वो बड़ा पुरतपाक हो रहा है, जहाज उनका वेलकम कर रहे हैं। उन्हें कारपेट जो वेलकम दिया जा रहा है वो पर्पल कारपेट है, जो एक रेड कारपेट से भी हाईएस्ट लेवल का होता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अपने महल से बाहर निकल के आ जाते हैं उन्हें वेलकम करने के लिए, और जो मुआहिदा होता है तो वज़ीर आज़म हाथ आगे मिलाते हैं तो उन्हें बगल गिर कर लेते हैं। तो ये वाले मनाज़र जब हमने देखे तो हमें पता चला पाकिस्तान को ये इज्जत नसीब हो चुकी है कि अब पाकिस्तान हिफाजत करने जा रहा है पाक सरजमीन की। तो ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन बाकी दुनिया में एक जलजला और जो तहस नहस हुआ वो तो आपको हम स्टोरी में आगे चल के बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये जो सब था ना, ये सालगिरह का तोहफा था मोदी जी के लिए। कल मोदी जी की सालगिरह थी तो सालगिरह का बड़ा अच्छा तोहफा उन्हें दे दिया। उनकी जलन इस वक्त अरूज पे है, लेकिन यहीं से टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया को क्या तकलीफ हुई। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों पाकिस्तान के और आलम इस्लाम के बहुत बड़े मौसन हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी अगर अप्रैल के अंदर गड़बड़ ना करते, पहलगाम का वाकया जो है वो सरजद ना होता, उसको बहुत ज़्यादा प्ले अप ना करते, पाकिस्तान को बुली करने की कोशिश ना करते, पाकिस्तान के अंदर हमला करने की गलती ना करते, तो पाकिस्तान अपने आप को टेस्ट ना कर सकता। पाकिस्तान अपने आप को टेस्ट ना कर सकता तो दुनिया को ना पता लगता कि इतने थोड़े पैसों के साथ, थोड़े वसाइल के साथ पाकिस्तान बहुत ही मजबूत मुल्क है और ये अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को बाकायदा रगड़ा लगा सकता है। तो अगर मोदी साहब ये सब कुछ ना करते तो शायद हम आज इस स्टेज पे ना खड़े होते। तो मेरा ख्याल है मोदी साहब का शुक्रिया बनता है। हम सबको चाहिए कि मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते रहें और जिस तरह वो गलतियां करते चले जा रहे हैं, दुआ करें कि इसी तरह वो हमाकतें करते रहें ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मजीद अच्छे दिन साबित हों, पाकिस्तान के लिए मजीद खुशखबरियां हों। दूसरा, नेतन्याहू जो है उसने सबसे पहले ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने उसको तोड़ी लगाई, बाकायदा जिसको कहते हैं रगड़ा लगाया, और इतने ज्यादा साइंटिस्ट मारने के बावजूद, इतने ज्यादा जर्नैल मारने के बावजूद भी इसराइल ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सका। और पाकिस्तान ने जो उस वक्त किरदार अदा किया वो बड़ा रिमार्केबल किरदार था और उसने ईरान को पाकिस्तान के मजीद करीब कर दिया। बल्कि पहले तो बड़ा गैप था, उस गैप को उस हमले ने खत्म कर दिया और फिर बड़े अरसे बाद, या फिर ये कहा जा सकता है कि पहली मर्तबा उनकी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे और शुक्रिया अदा किया पूरी कौम ने पाकिस्तान का। ये नेतन्याहू की मेहरबानी है। और उसके बाद नेतन्याहू अगर दोहा पे हमला ना करता तो आज पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा ना होता। उस हमले ने पूरी अरब लीग जो है, जो पूरी अरब वर्ल्ड है, उसको बताया कि तुम्हारे पास मुल्क दो ही हैं, इन मुल्कों के साथ चलोगे तो तुम बचोगे, वरना तुम्हारे मसाइल जो बढ़ते चले जाएंगे। एक तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान है। अब तुर्की और पाकिस्तान का अगर मुआवजा किया जाए, तुर्की फौजी लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, कोई शक नहीं। वो अपने जहाज बना रहे हैं, अपने वेपन्स बना रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी उनकी बहुत एडवांस है। इसके साथ साथ सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में बहुत आगे हैं। ये देखें ना, जब इसराइल ने हमला करने का सोचा दोहा के ऊपर, हमास के ऊपर, तो तुर्की वाहिद मुल्क था जिसने हमास को पहले बताया था कि आपके ऊपर हमला हो रहा है। उसने ये नहीं कहा कि जी मिसाइल आ रहे हैं, ये जहाज आ रहे हैं, उसने कहा जी ये टारगेट आप हैं। और उसके इतला के फौरन बाद 10 मिनट के अंदर अंदर उनकी जो क़यादत थी वहां से चली गई, निकल गए। तो इस कदर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, और फिर उनके जहाज़ों को देख लेना। बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के टर्किश एक्सपर्ट है, मेरी उनके साथ बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि ये जो हमला है ना, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर से हुआ, ये ऐसा नहीं है। ये हमला बाकायदा जहाज़ों के जरिए हुआ है और ये सीरिया के जरिए, सीरिया से आए, उसके बाद ये इराक में दाखिल हुआ, इराक में दाखिल होने के बाद ये प्रॉपर कतर के अंदर दाखिल हुए इनके जहाज़, और वहां से इन्होंने हमला किया है। और हमला करने के बाद फिर जो अल हदीद उनका जो बेस है, अमेरिकन एयर बेस है, वहां से रिफ्यूलिंग करवाई उन्होंने। अच्छा। और रिफ्यूलिंग करवा के फिर वो वहां से वापस गए। तो उसने बड़ी डिटेल उन्होंने बताया कि जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ से वापस गए। तो फिर उसने बताया कि ये जो सारा उनका इलाका है जहां से वो गुजरे हैं, वहां पे तो हमारी सर्वेलेंस है। अब फौरन पता लग गया कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। और इतने बड़े उनके मसलन F-15 और F-35 जाले हैं। और साथ उन्होंने बताया कि उनका ख्याल ये था कि F-35 जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है तो उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे पास ऐसे सिस्टम है कि हमने फौरन डिस्कवर कर लिया कि कौन सा जहाज जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और हमें ये तक पता चल गया कि ये जो लेजर बीम है इनकी, या फिर इनके जो सिग्नल्स हैं, वो क्या साबित कर रहे हैं? वो साबित कर रहे हैं कि हमास का हेडक्वार्टर इनका मकसद है। तो ये वहां पे उसको हिट करना चाहते हैं। तो इससे इंफॉर्मेशन आगे निकल गई। तो मेरा ख्याल है नेतन्याहू अगर ये गलती ना करता कतर के ऊपर हमला करने की, तो आज आलम इस्लाम इस सूरत हाल का शिकार ना होता। और अगर आलम इस्लाम इस सूरत हाल का शिकार ना होता तो उसे तुर्की और पाकिस्तान दो मुल्कों की अहमियत का अंदाजा ना होता। और तुर्की और पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़र्क है वो एटमी ताकत है। पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है, उसमें कोई शक नहीं कि तुर्की के पास असला बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के साथ जो उसने इंडिया की मत मार के रखी वो कमाल था। तो मेरा ख्याल है नेतन्याहू को शुक्रिया अदा करना चाहिए, मोदी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि लगे रहो भाई, इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान को बड़ी मदद मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी में। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। एक खुशखबरी आपने सुनी जिसके बारे में हम आपको कल से बताते आ रहे हैं और यकीन माने दिल हमारा बहुत खुश है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम शाहराएं भी सजी हुई हैं, सऊदी अरब की तमाम शाहराएं सजी हुई हैं। सऊदी अरब में मौजूद लोग अपनी वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं कि इतनी खुशी हमें 14 अगस्त पे नहीं होती जितनी खुशी हमें अभी हो रही है, क्योंकि इतनी इज्जत पाकिस्तान को सऊदी अरब में दी जा रही है। उसके साथ आपको एक बताएंगे कि 22 सितंबर को आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है।
मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, डिटेल से बताएंगे जावेद चौधरी। अब देखिए, हाफिज ताहिर शरफी साहब ने ये इंकशाफ किया है। हाफिज साहब के ताल्लुकात एमबीएस के साथ बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये हाफिज साहब अगर आपको याद हो तो माजी में इनका वजन बहुत ज़्यादा था, फिर इनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद ये बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो गए, और ये जो इनका ऑपरेशन था वो एमबीएस ने करवाया था। अच्छा। और इतने इनके करीबी ताल्लुकात हैं उनके साथ, और उनकी मुलाकातें भी होती रहती हैं, और कई ऐसे प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया के जो ये पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं। तो इन्होंने इंकशाफ किया है कि 22 सितंबर को मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, और ये खुशखबरी जो है फ़लस्तीन से रिलेटेड है, और इस खुशखबरी का इजहार जो है, इसकी जो अनाउंसमेंट है वो एमबीएस करेंगे। तो अब देखते हैं कि किस टाइप की खुशखबरी हो सकती है। मुझे लगता है कि शायद एक समझौता हो जाए इसराइल के साथ कि जो इस्लामी इलाके हैं उसको वो छोड़ दे, और फ़लस्तीन, आज़ाद फ़लस्तीन का ऐलान वो कर दे कि मुकम्मल तौर पे आज़ाद है और हमारा इसके साथ कोई अमल दखल नहीं है। और अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ा, देखिए वेस्ट बैंक का इशू है ना जी, तो कल यूएई ने इसके ऊपर ऐलान कर दिया कि अगर वेस्ट बैंक के ऊपर मुकम्मल कब्जा हुआ तो हम बिल्कुल अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लेंगे इसराइल के साथ। अब वेस्ट बैंक जो है ना, सबसे बड़ा इलाका ये था, उसके ऊपर 1967 में ये उर्दन का इलाका होता था, जॉर्डन का इलाका होता था। ये वेस्ट बैंक इस तरह है कि रिवर ऑफ जॉर्डन है, तो रिवर ऑफ जॉर्डन जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुकद्दस दरिया है, वो ज्यूश कम्युनिटी के अंदर भी और क्रिश्चियंस के अंदर भी। ये जो बैप्टाइज करते हैं ना, जो इनका मुकद्दस पानी है, होली वाटर जिसको कहते हैं, वो उसका रिवर जॉर्डन का पानी होता है। तो वहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत बहुत ज़्यादा इसको मुकद्दस समझते हैं। तो उसके साथ जो वेस्टर्न साइड पे जो उनका बॉर्डर है वो उसको वेस्ट बैंक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जूदास यहूदी जो थे वहाँ पे रहते थे, और वहीं से फिर उन्होंने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया था। तो उसके बाद ये जॉर्डन के पास था, और 1967 की जो जंग थी 6 दिनों की, उसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया था, और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपना ये कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है। तो अब फाइनली वो ये चाहता है कि यहाँ से मुसलमानों को निकाल के मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर काबज हो जाए, जो ज़ाहिर मुसलमान कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी कम्युनिटी, दूसरा बड़ा खिता है वो गजा है। तो अब अगर ये वेस्ट बैंक के कब्जा उसका मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके बाद गजा के ऊपर कब्जा हो जाता है, तो एक नई सूरत होगी। फिर इसका मतलब ये हो गया कि फ़लस्तीन का जो ख्वाब था वो खत्म हो गया, तो वजूद ही खत्म हो गया। तो फिर ये मुकम्मल तौर पर इसराइल बन गया, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के सऊदी अरेबिया की तरफ जाएगा और बाकी मुसलमान मुल्कों की तरफ जाएगा। तो मुसलमान इसके ऊपर नहीं चाहते। हो सकता है कि कोई ऐसा समझौता हो जाए और एमबीएस करवा दे अमेरिकन की मदद से, और अगर ये हो जाता है तो वाकई खुशखबरी होगी। या हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ये ऐलान कर दे कि जनाब फ़लस्तीन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पाकिस्तान, टर्की, हम सब मिलके अब मुकाबला करने लगे हैं, अपनी फौजें यहाँ से निकालें वरना हम मारें। हो सकता है वो इस टाइप का कोई ऐलान कर दे। चौधरी साहब, अभी तो एक दिन हुआ है मुआहदे को, और अभी से इसराइल की टांगें कांप रही। ज़ाहिर है कांपनी चाहिए ना। ठीक है, चलें फिर अगली खबर इसराइल की शामिल करते हैं जी। इसराइल के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। इसराइल ने क्या काम किया जो करता है भारत। करने से पहले अगर आप शोखियां मारना शुरू कर दें तो उस चीज़ को यही कहा जाता है कि आपको उसका असर हो गया। तो इसका जो असर है वो मुझे लगता है इस दफ़ा इसराइल को हो गया। तो इस वक्त इसराइल ने एक जवाबी वार कर दिया है जी, और ये वार ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे के मद्दे मुकाबिल किया गया है। ये बड़ी खतरनाक स्टोरी है, डिटेल से बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, एक नया वेपन बन रहा है जिसको मिसाइल शिकन लेजर वेपन कहते हैं, और ये एक लेजर गन होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेजर गन होती है, और इसके जरिए आप रॉकेट्स को, साथ साथ जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन हैं, उनको निशाना बना सकते हैं, और ये मेल्ट डाउन हो जाते हैं। मतलब आप बीम मारते हैं एक, और वो इतनी फोकस होती है और उसके अंदर एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है, खौफनाक होती है कि अगर सामने ड्रोन है तो वो पिघल के गिर जाएगा या ब्लास्ट कर जाएगा, और अगर मिसाइल है तो उसको भी हवा के अंदर वो ब्लास्ट करते हैं। तो ये जो, अगर आपको याद हो तो बहुत पहले एक मुजाहरा किया गया, तो मुजाहरा ये था कि चांद के ऊपर ज़मीन से लेज़र के जरिए मोनालिसा की तस्वीर बनाई गई थी। अच्छा। यानी इतना स्ट्रांग वो लेज़र था कि चांद के ऊपर आपको मोनालिसा की तस्वीर बाकायदा नजर आई, जो वो यहाँ से मारी और उसके ऊपर जाके उसने तस्वीर बना दी। 8 मिनट लगे यहाँ से शुआओं को वहाँ पहुँचने में। तो ये उसका इब्तदाई तजर्बा था कि आप कहाँ तक वार कर सकते हैं, कहाँ तक जाके आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इन्हीं शुआओं को जब आप थोड़ा सा इकट्ठा करके करीब ले आते हैं तो उसके अंदर इतनी शिद्दत हो जाती है कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप गिरेगी तो रेजा रेजा हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पावर बहुत होती है। तो इसराइल ने, और इसने 2 मुल्कों ने इसके ऊपर काम किया। चाइना ने काम किया था, और चाइना ने जो अपनी परेड थी उसके अंदर मुजाहरा किया कि ये देखिए जी हमारे पास ये वेपन है, हमने बना लिया। और उसके बाद जो इसराइल था वो भी इसके ऊपर काम कर रहा था, बड़े अरसे से काम कर रहा था। तो कल जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ और इंटरनेशनली जब रिफ्लेक्ट हुआ, तो आज उसने जनूबी इसराइल का जो सहराई इलाका है वहाँ पे उसने ये तजर्बा कर लिया। तजर्बा करके उसने बताया कि देखें जी हमने ये ड्रोन था इसको उड़ा दिया, ये देखिए मिसाइल था उसको हमने उड़ा दिया। तो अब किसी चीज़ के ऊपर भी लेज़र फेंके तो हम उसको डिसफंक्शनल कर देंगे, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। तो साथ ही इसराइल की तरफ से ये भी बताया गया कि जब एक रॉकेट को हवा में ख़त्म किया जाता है, यानी उसे तबाह किया जाता है, तो कम से कम $50,000 उसके ऊपर खर्चा आता है। जबकि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें $2 मिलियन लगता है। अगर आपने एक मिसाइल उड़ रहा है, उस मिसाइल को आपने इंटरसेप्ट करना है, तो आपको $2 मिलियन का मिसाइल मारना पड़ता है। पूरा सिस्टम बड़ा महंगा सिस्टम है।